वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आप लोग ये देख रहे होंगे आजकल काफी मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि आईएनआर जो है वो वीक हो रहा है यूएसडी के अगेंस्ट। हम लोगों ने ऑल टाइम लो बनाया है, मतलब कि 79 रुपीज के आसपास जो है आईएनआर की वैल्यू पहुंच गई है इन रिस्पेक्ट टू $1। सो बेसिकली क्या है कि आपको 79 रुपीज आपको स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आपको $1 को एक्वायर करना है। तो जो कि ऑब्वियसली अगर आप जनवरी 2022 में जाएं तो आपको कम रुपीस खर्च करने पड़ रहे थे, कम आईएनआर खर्च करना पड़ रहा था $1 को पाने के लिए। यार ये जो इकोनॉमिक्स की जो कुछ बातें हैं ना, ये बेसिकली क्या है, हम अखबारों में पढ़ते हैं, इधर-उधर न्यूज़ चैनल्स पे पढ़ते हैं और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और उसके बाद हम ओपिनियन बना लेते हैं। हम कभी-कभार इसको कंटेंट को देखने जाते हैं तो हमें कंटेंट वो उस लिहाज से मिलता नहीं है जो हमें कंटेंट एक्चुअली में जो हमारी नॉलेज को या इसके पीछे के जो रीजंस हैं उसको बता सके। आज का जो वीडियो पर्टिकुलरली और वेब थ्री की दुनिया का हमेशा से पर्पस ये रहा है कि आपको एक इतनी नॉलेज देना चीजों के बारे में, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आज से पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को अलग तरीके से देखते थे। लेकिन जब आपको वो कॉन्सेप्ट हमने बताया तो आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। तभी तो वेब थ्री की दुनिया खास है ना, और यही तो इसे स्पेशल बनाता है। तो आज ये सोलो शो है। सोलो का मतलब मैं आपके सामने हूँ, आज प्रणव नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि हॉट टॉपिक है और जिसके बारे में पूरा इंडिया चर्चा कर रहा है, पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, पूरी दुनिया की नजर है उस पे। और आप भी डेली बेसिस पे उसको सुन रहे हो, और वो है कि क्यों जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होता दिख रहा है, और ये कमजोरी के पीछे वजह क्या है, क्या ऐसे रीजंस है, और इसका मेरे और आपकी लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और कोई इफेक्ट भी पड़ता है कि नहीं। और अगर आपको ये पता लग जाए कि अच्छा इस एपिसोड का या इस सिचुएशन का मेरी लाइफ पे ये इफेक्ट है, या ये इफेक्ट पड़ रहा है या फ्यूचर में पड़ सकता है, तो आप ज्यादा प्रिपेयर हो सकते हो ना। तो इसीलिए आप अगर वेब3 की दुनिया को पहली बार देख रहे हो, बिटेनिंग के चैनल पे पहली बार आए हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि ये जो चैनल है, इसका काम है आपको एजुकेट करना, आपको सही इंफॉर्मेशन देना, सही नॉलेज देना। और कहीं पे हम गलत होंगे ना, तो हम आपको अगले एपिसोड में करेक्शन कर देंगे कि हमने पिछले एपिसोड में हमसे कुछ गलत बात हो गई थी या उसकी ये, तो हम अपनी गलतियों से भागेंगे नहीं। हम भी सीख रहे हैं। लेकिन जो हम सीख रहे हैं उसको कोशिश ये कर रहे हैं कि आप तक बिल्कुल उस नॉलेज को ऐसे लेके जाएं कि यार ठीक है यार, हमारे हमें जो देख रहे हैं उनकी बहुत उम्मीदें हैं हमसे। तो लेट्स एजुकेट देम। तो मैं हमेशा की तरह, जब टॉपिक ऐसा है तो मैं उसको एक पीपीटी की तरह मैंने उसको बनाया और उसको मैं अपनी स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ। तो आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी इस वक्त, राइट? सो सबसे पहले अगर आप देखो तो पूरे 6 महीने के अंदर, जनवरी से लेके हम जून में आ गए हैं, तो 6 महीने लगातार जो आईएनआर है वो 3.9% गिरा है, राइट? तो इसका मतलब हर महीने आईएनआर की जो वैल्यू है वो यूएसडी के मुकाबले गिर रही है। आईएनआर कमजोर हो रहा है यूएसडी के अगेंस्ट। फिर से मैं बोल देता हूँ कि जब कमजोर का मतलब क्या होता है, या जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कमजोर, कमजोर का मतलब ये कि मुझे ज्यादा आईएनआर स्पेंड करने पड़ रहे हैं यूएसडी को बाय करने के लिए। मतलब अगर मेरे को 70 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं $1 के लिए, तो ऑब्वियसली मेरे को कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है डॉलर को पाने के लिए। लेकिन अगर मेरे को 79 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं $1 को पाने के लिए, तो मतलब मुझे ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, मतलब मेरी करेंसी कमजोर हो गई है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि मुझे ज्यादा आईएनआर खर्च करना पड़ रहा है डॉलर को पाने के लिए। होता क्या है कि दुनिया के अंदर, पहले मैं चलूं कि रीजंस को समझने से पहले, दुनिया के अंदर दो तरीके के रेट्स होते हैं कि जो करेंसीज की वैल्यू को ड्राइव करने के लिए। एक होता है फिक्स्ड रेट और दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है और जो सरकार होती है कहती है यार मेरी करेंसी का रेट मैंने फिक्स कर दिया है। मतलब फिक्स का मतलब ये है कि सपोज करो कल को इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई कल को बोलता है कि मेरा 60 रुपए का रेट है। मतलब 1 डॉलर में 60 रुपए मिलेंगे, सपोज। तो मैंने ये फिक्स्ड रेट कर दिया। अब भाई आरबीआई है या गवर्नमेंट है, उनकी मर्जी है, वो डिसाइड कर दिया उन्होंने। लेकिन होता क्या है कि इस सिनेरियो के अंदर के पहले इस सिनेरियो को करा क्यों जाता है, फिक्स्ड क्यों किया जाता है? तो इस तरीके को जनरली जो छोटे-छोटे देश होते हैं, जो बहुत अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस होते हैं, शुरुआती दिनों में हैं अपने, जिनका सेंट्रल बैंक बहुत कमजोर है, जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज नहीं है, वो इस तरीके को अपनाते हैं। वो क्यों अपनाते हैं? क्योंकि सपोज वहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, अगर वहाँ पे करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी। मतलब सोचो कि अगर
हर महीने 2, 4, 5% का या 10% का अगर फ्लक्चुएशन हो गई, तो वहाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे इन्वेस्टर जो आएगा, जो नया कारखाना लगाने बाहर से कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, उसके लिए भी परेशानी है। इंटरनेशनल ट्रेड में भी परेशानी है। एक्सपोर्टर को भी नहीं पता कि उसको क्या दाम पे उसका एक्सचेंज होने वाला है। तो इसलिए वहाँ पे ये सर्टेनिटी लाने के लिए जो छोटे-छोटे देश होते हैं, वहाँ पे वो फिक्स्ड रेट को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, और जो बड़े-बड़े देश हैं वो फ्लोटिंग रेट्स को जनरली प्रेफर करते हैं। और फ्लोटिंग रेट का मतलब ये होता है कि जो करेंसी की वैल्यू है उसको सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई उसको निर्धारित करती है। तो आज अगर आईएनआर की वैल्यू 79 रुपीस है, तो इसमें आरबीआई ने इस रेट को डिसाइड नहीं किया, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रेट को डिसाइड किया। ये फ्लोटिंग रेट है। फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई पे निर्धारित हो रहा है। मतलब आईएनआर की जितनी ज्यादा डिमांड होगी इंटरनेशनल मार्केट में, उतनी ही आईएनआर मजबूत होगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में आईएनआर की जितनी ज्यादा बिकवाली होगी, उतना ही ज्यादा आईएनआर कमजोर होगा। क्लियर हो गया? तो उसके बाद हम चलते हैं कि रीजंस क्या है, क्यों आईएनआर कमजोर हो रहा है, क्यों आईएनआर इतना वीक फील हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन ये कि जो यूएसडी इंडेक्स है, राइट, वो बहुत तेजी से हर साल दर साल ग्रो कर रहा है। यूएसडी इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि एक यूएसडी इंडेक्स हमें ये बताता है कि यूएस डॉलर पूरी दुनिया में क्या मजबूत, मतलब कितना मजबूत है इन कंपैरिजन। तो ये पूरी दुनिया का एक वेटेड एवरेज है, जो यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को बताता है, ये जो इंडेक्स है। अगर आप इस चार्ट के अंदर देखो, तो 85, 90, 95, 100, 105 के लेवल पे पहुंच चुका है यूएसडी इंडेक्स। अगर आप देखो हर साल, मतलब 2021 से मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। ये 95 की रेंज में था ये इंडेक्स, और ये अगर आप देखो तो जनवरी 2022 से अगर आप पकड़ो, तो 105 के लेवल पे चला गया 95 से, मतलब 10 पॉइंट का उछाल है। तो ये इंडेक्स के अंदर अगर 10 पॉइंट का उछाल है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि यूएस डॉलर जो है पूरी दुनिया में एक मजबूत होता जा रहा है हर दिन प्रतिदिन। और इनफैक्ट जनवरी से अगर आप देखो तो 6 महीने के अंदर 10 पॉइंट की वृद्धि है, इंक्रीज है। इसका मतलब यूएस डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि दुनिया भर में जो पेंडेमिक के बाद जब गवर्नमेंट्स ने अपने अपने देशों में करेंसीज को प्रिंट किया, क्योंकि लॉकडाउन हो गए थे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, सोशली लोगों को, हॉस्पिटल्स को, लोगों तक खाना पहुँचाना, लोगों तक हर गवर्नमेंट ने, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, इकोनॉमी को चालू रखने की स्थिति के लिए उसमें बहुत सारे पैसों की प्रिंटिंग करी। जब बहुत सारे पैसों की प्रिंटिंग करी, तो मार्केट के अंदर एक्सेसिव सप्लाई हुई पैसे की। वो एक्सेसिव पैसा जब लोगों के हाथ में आया, तो लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इसलिए चीजें महंगी होती चली गई। इन्फ्लेशन कई देशों के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जैसे जिम्बाब्वे 190%, टर्की 50% अर्जेंटीना 50% से ऊपर, ब्राजील 39-40% के आसपास। आप इजिप्ट ले लो, आप कोई भी देश पकड़ लो, छोटे छोटे देश पकड़ लो, वहाँ डबल डिजिट के अंदर तो लाइन है, जहाँ पे इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। तो जब इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ता है, तो करेंसी डिप्रिशिएट होती है, दुनिया भर में अलग अलग देशों की करेंसी डीवैल्यू हो रही है। तो होता क्या है कि एज एन ऑल्टरनेटिव, जो वहाँ की जो जनता होती है, लोकल जनता, लोकल लोग, यूएस इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एनआरआईज, वहाँ की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो यूएस डॉलर को की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है। तो जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगती है, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरफ अपनी करेंसी को छोड़ के लोग जब यूएस डॉलर की डिमांड करने लगते हैं, तो यूएस डॉलर की डिमांड जैसी बढ़ती है, तो यूएस डॉलर मजबूत होता चला जाता है। इसीलिए आप देख रहे हो कि यूएसडी इंडेक्स जो है वो मजबूत होता चला जा रहा है। मतलब जैसे श्रीलंका के अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो आपने देखा होगा कितनी पैनिक की सिचुएशन है। अब श्रीलंका के अंदर वहां पे गवर्नमेंट ने फाइनली ये बोला कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन वहां पे $15,000 से जो लिमिट थी वो $10,000 पे ले आया, कि कोई भी व्यक्ति $10,000 से ऊपर नहीं रख सकता यूएसडी को अपने पास। क्योंकि वहां पे जब ज्यादा डिमांड बढ़ती है,
यूएस डॉलर की, तो आप यूएस डॉलर जो है वो मजबूत होता चला जा। अब वो क्या है, क्योंकि श्रीलंका में भी लोग अपनी करेंसीज को छोड़ के एसेट्स को बेच के यूएस डॉलर एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि यूएस डॉलर उनको बचा ले जाएगा, क्योंकि यूएस डॉलर मजबूत है। तो इसलिए ये यूएस डॉलर की जो बढ़ती हुई डिमांड है, जो मजबूती है, इस इंडेक्स को ऊपर ले जा रही है। और जब ये इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, तो जो बाकी करेंसीज हैं यूएस डॉलर के मुकाबले, इंक्लूडिंग आईएनआर, वो उसके सामने कमजोर होती हुई नजर आएंगी। दूसरा जो रीजन है वो है ट्रेजरीज। अब ट्रेजरी क्या होता है, बेसिकली ये रीजन क्या है। अब यूएस के अंदर आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी, राइट? जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, तो जो वहाँ का यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, अब यूएस ट्रेजरी यील्ड्स का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, वो एक तरीके के रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि उनके अंदर गवर्नमेंट की बैकिंग होती है उसके पीछे। और गवर्नमेंट वो बैकिंग कहाँ से लाती है? गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो अपने सिटीजन्स को टैक्सेस कर सकती है और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो वो लिटरली उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अब होता क्या है कि मार्केट के अंदर जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है, मनी सप्लाई बहुत होती है, तो यूएस गवर्नमेंट क्या करती है कि उस मनी सप्लाई को उसको सोखना है। जैसे पानी जब गिर जाता है तो उसको सोखने के लिए आपको स्पंज लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे जब मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा मनी सप्लाई हो गई है, तो उसको सोखने के लिए उसको इंसेंटिव देना पड़ता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर वो पैसे को लगाएँ। तो इसलिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्ड है यूएस में, इस टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स पे है। अगर आप देखो, 10 साल की यील्ड पे 3% का रिटर्न है और 30 साल की रिटर्न पे 3.23% का रिटर्न है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, क्योंकि उनको पैसे को सिक्योर करना है, उनको 30 साल के अंदर रिटर्न देना है। ट्रिलियंस में ये फंड होता है। तो यूएस ट्रेजरी फंड है 30 साल का, उसके अंदर वो फंड्स पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और भी जो लोग हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गिरती हुई मार्केट से, जो स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं और जो इक्विटी मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स, ये सारी मार्केट्स जो गिर रही हैं, वहां से पैसा उठा के वो ट्रेजरीज के अंदर डाल देते हैं। तो ट्रेजरीज के अंदर आप देखो, यहाँ पे 10 साल के अंदर 3% का रिटर्न मिल रहा है और ये फिक्स्ड है, ये मिलना ही मिलना है, ये रिस्क फ्री है। तो जब रिस्क फ्री रिटर्न्स मिलते हैं, तो बड़े बड़े जो एसेट, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, अपने पैसे को ट्रेजरी के अंदर डाइवर्ट कर देते हैं। यही कारण है कि पूरी इंडिया के अंदर भी अगर मैं देखूं, तो स्टॉक मार्केट से पैसा बहुत तेजी से निकल रहा है। कौन बेच रहा है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेच रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इक्विटी मार्केट से पैसे को निकाल के ट्रेजरी के अंदर, जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स है, वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि अगर हम अगली स्लाइड पे आएंगे कि यहाँ इंडिया के अंदर से और पूरी दुनिया की इक्विटी मार्केट से पैसा निकल रहा है, यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है और वो जाके यूएस डॉलर यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है, वहां पे वो इन्वेस्ट हो रहा है। यही कारण है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आर टेकिंग आउट मनी। अगली स्लाइड। कितना पैसा निकल चुका है इंडिया से? 28 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इंडियन इक्विटीज से पैसा निकाल चुके हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर मैं इसको, आपको याद होगा एक क्राइसिस 2008 में भी आया था, तो 2008 के अंदर ये फिगर 11 बिलियन यूएस डॉलर थी। तो सोचो, डबल से भी ज्यादा पैसा 6 महीने के अंदर जो है वो निकल चुका है। तो मतलब जनवरी 2022 से इस साल। अब ये 6 महीने में जब फॉरेन इन्वेस्टर से जब अपना पैसा निकाल चुके हैं, ये सारा का सारा पैसा इंडिया से निकल रहा है। तो मतलब क्या है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। आई भई, आपने इंडियन इक्विटीज को आईएनआर में आपने सेल किया, अब आईएनआर से आपने यूएसडी की डिमांड करी, तो आपने यूएसडी आपको आपने लिया और यूएसडी को आपने बाहर मूव कर दिया। यही कारण है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आर कंसर्न्ड वेदर द इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। जैसे कि यूक्रेन रशिया की लड़ाई है, इंडिया अपना आधे से अपना 80% पेट्रोल, जो ऑयल है, वो बाहर के देशों पे डिपेंडेंट है। इंडिया के अंदर गोल्ड की भी बहुत खपत है। इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का, ऑयल का, इन सब चीजों का। तो इस कारण से क्या इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बन रहे हैं, क्या इंडिया झेल पाएगा? क्या इंडिया के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो रिटेन कर पाएंगे अपना लेवल्स? क्या रिसेशन के अंदर इंडिया क्या कर पाएगा? तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक इनसिक्योरिटी होने लगती है और वो अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल के बाहर ले जा रहे हैं और यूएस डॉलर का आउटफ्लो बढ़ गया है और 28 बिलियन यूएस डॉलर जो बाहर जा चुका है। अब अगर किसी देश के पास
डॉलर का रिज़र्व कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो स्टैंडिंग है, उसकी जो लोकल करेंसी है, वो उसकी वैल्यू कम वो कमज़ोर होता चला जाएगा। तो उस स्लाइड पे मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। अगर आप देखो कि कितना पैसा बेच चुके हैं। अगर आप देखो मार्च के अंदर 50,000 करोड़ 50 ये इन करोड़ है ये फिगर 50,000 करोड़ मार्च में बेचा, 36,000 करोड़ जो है मई में बेचा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और जून के अंदर ये फिगर 46,000 करोड़ की है। तो आप इससे सोच सकते हो कि 1 लाख करोड़ तो उन्होंने पिछले 3 महीने में भेज दिया। अब 1.5 लाख करोड़ जो है, वो 1.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे बेच के वो बाहर पैसा मूव हो रहा है, इक्विटी मार्केट से मूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो मार्केट्स को कमज़ोर कर रहा है और हमारे जो हमारे फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें भी कमी आ रही है। इनफैक्ट जो नेक्स्ट रीज़न है, एक और रीज़न, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा ग्रो कर रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है? भई एक देश होता है, उसके अंदर कुछ इम्पोर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स होते हैं। अगर मेरे इम्पोर्ट्स ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो जो फिगर आएगी वो करंट अकाउंट डेफिसिट आएगी। और वो फिगर अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर पिछले 3 साल की सबसे बड़ी फिगर है इस टाइम 38 बिलियन यूएस डॉलर जो है मेरी वो फिगर है। तो ये मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट ग्रो होने का मतलब क्या है? कि मैं ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा हूँ और कम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं वो सारे यूएस डॉलर में होते हैं। तो मेरा अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, तो मैं डॉलर ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ और मेरा एक्सपोर्ट कम है, तो मतलब मैं डॉलर कम लेके आ रहा हूँ देश के अंदर। तो मेरा ये जो इम्बैलेंस है, ये जो मेरे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, उस पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और अगर फॉरेक्स रिजर्व्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, फॉरेन मेरे जो रिजर्व्स हैं, उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और मेरे डॉलर्स बहुत तेज़ी से अगर निकलने शुरू हो जाएँगे, तो वो मेरी करेंसी को कमज़ोर करेंगे, लोकल करेंसी को, ठीक है? और यही कारण है कि अब ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो अगर आप देखो सितंबर 2021 से हम पकड़ें तो 640 बिलियन यूएस डॉलर मेरा रिजर्व था, जो कि घट के 580 बिलियन यूएस डॉलर पे आ गया है। और अगर मैं देखूं तो ये दिन प्रतिदिन हर महीने घटता चला जा रहा है और इसका घटने का मेन वजह ये मिलियन में है, सॉरी, ये फिगर तो तो अगर मैं देखूं ये फिगर घट के 580 बिलियन यूएस डॉलर पे अगर मेरी फिगर आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फॉरेन रिजर्व है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे फॉरेन किसी भी देश की जो स्टेबिलिटी होती है वो उसके फॉरेक्स रिजर्व्स पे डिपेंडेंट होती है कि फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं किसी देश के पास। मैं आपको जैसे एग्जांपल बताऊं, आज श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है? श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं है। उसको अगर कोई चीज इंपोर्ट करनी है, कोई उसको तेल इंपोर्ट करना है, उसको अपनी प्लांट को चलाने के लिए अगर कोई मशीनरी चाहिए या उसे इंपोर्ट चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देश खुद नहीं बनाता है, दूसरे देश पे वो डिपेंडेंट होता है। तो आज उसके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है उस चीज़ को इम्पोर्ट करने के लिए। तो उसके पास जब फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं है, तो उसकी जो लोकल करेंसी है उसकी लिटरली कोई वैल्यू नहीं है। यही आप पाकिस्तान के अंदर भी देख सकते हो। हमने रिसेंटली सुना था कि 10 बिलियन यूएस डॉलर से नीचे आ चुका है उनका फॉरेन रिजर्व। तो आप सोचो कि मैं इन देशों से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हमारा तो बहुत स्ट्रॉन्ग देश में हम गिनती होती है, हम सोचो हम 580 बिलियन यूएस डॉलर पे आज भी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम पिछले साल के मुकाबले हम गिरते चले जा रहे हैं। और ये जिस तरीके की बिकवाली हो रही है मार्केट के अंदर, जिस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मूव आउट हो रहे हैं, तो मुझे जब ये मूव आउट होते हैं तो इनको डॉलर चाहिए होते हैं, इनको डॉलर लेके एग्जिट करना है। तो उस डॉलर की डिमांड को मीट करने के लिए मेरे फॉरेन रिजर्व्स में से डॉलर निकलता है, प्लस जो मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, जो मुझे इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, मुझे वहां पे भी मेरा डॉलर निकल रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी होती है। इस कारण से मेरी जो करेंसी है वो उसके अंदर हम लोग कमजोरी देख रहे हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर थमने का नाम नहीं ले रही। अगर आप देखो इस तारीख से वॉर शुरू हुई थी 23 फरवरी से, और अगर आप 23 फरवरी से देखो 74 रुपए से मैं आज 79 रुपीस पे आ गया हूँ। ये 31 मई की फिगर है, तो अगर आप आज की फिगर देखो तो 78.9 79 के आसपास की फिगर है। तो आप सोचो कि मैं कितना इस वॉर की वजह से इम्पैक्ट क्यों आया, क्योंकि मेरा 80% डिपेंडेंस है ऑयल पे, और ऑयल जो है वो दिन प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है। अगर मैं इंडिया की 80% ऑयल, आप देखो 99 डॉलर पर बैरल का जो रेट था वो आज 123 बैरल
पर डॉलर का जो का जो रेट है, आप देख सकते हो कितना सब्सटैंशियल इंक्रीज़ है। 25% का इंक्रीज़ है क्रूड ऑयल में, तो ऑब्वियसली मेरा डॉलर ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, मेरा इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इम्पोर्ट महँगा हो गया है। यूक्रेन-रशिया की लड़ाई उसके पीछे एक वजह है, जिसकी वजह से अब मैं जब मेरी तेल महँगा होगा, तो मेरी बाकी जो इम्पोर्ट जो चीज़ें जो ऑयल पे डिपेंडेंट है, उन वजह से मेरे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा। मार्केट के अंदर एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली इकोनॉमी को और ज़्यादा कमज़ोर कर रही हैं, राइट? तो ये अगर आपने यहाँ पे अगर आपने ये देखा हो कि आपने अगर ये देखा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है मैंने आपको जो रीजंस बताए कि यूएसडी और आईएनआर क्यों कमजोर होता जा रहा है और यूएसडी क्यों मजबूत होता जा रहा है और इसके पीछे क्या रीजंस है। अब अगर आप क्रिप्टो में हो तो आप कहोगे कि सर इसका मेरे लाइफ पे क्या फर्क है। पहली बात, आप क्रिप्टो में हो या ना हो, आपके लाइफ पे ये फर्क पड़ रहा है। अब आप इस बात को इस चीज से रिलेट करोगे कि जो इन्फ्लेशन है, एक इन्फ्लेशन की कई वजहें होती हैं। एक इन्फ्लेशन की वजह ये होती है कि गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल मनी प्रिंट कर रही है। करेक्ट है। उसने कोरोना के टाइम में उसने बहुत पैसा प्रिंट किया, उसको सोशल रिफॉर्म्स चलाने थे, हॉस्पिटल्स बनाने थे, लोगों तक मदद पहुँचानी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने एक्सेसिव मनी प्रिंट करी। और उस एक्सेसिव मनी को प्रिंट करने के लिए अब जब गवर्नमेंट एब्ज़ॉर्ब करना चाह रही, तो जैसे अमेरिका ने रेट हाइक्स किए, तो इंडियन गवर्नमेंट भी वहाँ पे यहाँ पे आरबीआई भी रेट्स हाइक करेगा और वो कर रहा है कि मार्केट से लिक्विडिटी को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। एक इन्फ्लेशन की वजह ये हो गई। दूसरी इन्फ्लेशन की वजह ये हो गई कि मेरे जो इम्पोर्ट्स हैं वो महँगे हो गए। इम्पोर्ट्स महँगे होने की वजह से जब मेरा ऑयल महँगा आ रहा है और चीज़ें मेरी महँगी आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी मेरी चीज़ें यहाँ पे महँगी हो रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन है, चीज़ें इम्पोर्ट करने की वजह से इन्फ्लेशन है और तीसरी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखो आज आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ रहे हैं डॉलर को पाने के लिए। तो कल को जो बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे। सपोज़ आपका सपना था कि आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते थे और आप उसको बाहर पढ़ाना चाहते थे। आप सेविंग कर रहे थे ₹75 डॉलर के हिसाब से, राइट? आज के रेट में। लेकिन जो फ्यूचर में वो हो गया ₹82-83 डॉलर। तो आपकी पूरी प्लानिंग, कई बच्चे बाहर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें ऑलरेडी बढ़ गई। अब एजुकेशन लोन उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट अप्रूव्ड है। अब जो फीस देनी है वो ज़्यादा फीस देनी है। क्योंकि जो डॉलर जो है अब आपको ज़्यादा आईएनआर स्पेंड करने पड़ेंगे वो डॉलर पाने के लिए। तो वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। आपकी जो एक्सपोर्ट आप कर रहे थे, इम्पोर्ट जो आप कर रहे थे, आपकी काफ़ी सारी जो इम्पोर्ट आइटम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। अब आपका कारखाना है और उसमें कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो इम्पोर्ट, तो आपकी पूरी यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट हो सकता है। क्योंकि अब आप वो चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ महँगी मँगाई तो सपोज़ करो चाइना से कोई प्रोडक्ट आ रहा है या कहीं किसी और देश से प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई। और हो सकता है कि आप वो इम्पोर्ट करके कोई चीज़ यहाँ बना के फिर वापस एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि मार्केट के अंदर अगर ये चीज़ कंट्रोल नहीं हुई, ये एक स्पाइरल कर्व की तरह बन गया, तो होगा क्या कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ से निकलती हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, तो कंपनीज़ की जो अगर जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, तो शेयर मार्केट के अंदर जब प्राइसेज़ गिरेंगी शेयर की, तो जो काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं, अपनी वैल्यू को, अपने कंपनी की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए कॉस्टिंग्स रिड्यूस कर सकती हैं। और कॉस्टिंग रिड्यूस करने का मतलब ये कि अपनी प्राइस को रिटेन करने के लिए, शेयर मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू को रिटेन करने के लिए वो काफी सारी कॉस्ट कटिंग मेजर्स उठा सकती हैं, लोगों को जॉब से निकाल सकती हैं एंड ऑल दैट। सो जिसका फिर अगेन इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है। तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपको जो ये आने वाली जो इनसिक्योरिटीज है, इन्फ्लेशन है, इससे अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब होता क्या है, कई बारी आपको ये लगता है अरे यार अखबारों में पढ़ा मैंने, ठीक है, जुआ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा काम है आपको एक एक इंफॉर्मेशन को देना। उस इंफॉर्मेशन को कुछ लोग कैजुअली लेंगे और साइड कर देंगे। कुछ लोग ऐसे इंफॉर्मेशन लेंगे और कुछ एक्शन नहीं लेंगे। और कुछ लोग उस इंफॉर्मेशन को लेके एक्शनेबल प्लान बनाएँगे। और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपके पास बहुत सारी एसेट क्लास होती हैं
उन एसेट क्लासेस के अंदर आप जो ये आप स्पेकुलेटिव एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना कि कभी डोज कॉइन, मीम कॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन, इससे क्या है कि आप अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको पल भर में खो देते हैं। आपको इसीलिए बहुत अपने फंड्स को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है कि आपका पैसा कभी भी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में ना हो। आपको हर चीज़ के अंदर आपका एसेट जो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। चाहे वो गोल्ड है, इक्विटी है, प्रॉपर्टी है और आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है जैसे कि बिटकॉइन है। तो इस इन चीज़ों के बीच में आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, राइट? ताकि आप जो है किसी भी एक एसेट क्लास के शिकार ना हो जाए कि अगर एक एसेट क्लास आपकी गिरती है तो आप बाकी आप करते क्या हो कि एक एसेट क्लास को पकड़ के एक ऑल्ट कॉइन को पकड़ के एक मीम कॉइन को पकड़ के सारा का सारा पैसा उस कॉइन पे अपनी किस्मत के दम पे लगा देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। मैंने आपको आज क्या बताने की कोशिश करी? मैंने बताने की कोशिश करी मैक्रो एनवायरनमेंट कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको स्टडी करना। क्योंकि अगर आपको मैक्रो एनवायरनमेंट स्टडी अगर आपने कर लिया, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएँगे अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। और अगर आप मैक्रो एनवायरनमेंट की आपको स्टडी नहीं है, आपको समझ नहीं है, मुझे आज से 10 साल पहले इन चीज़ों की समझ नहीं होती थी, इतनी चीज़ों की कि यार ये डॉलर क्यों वीक हो रहा है, ये आईएनआर कैसे, ये सीएडी क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजहें क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। अब मुझे जब समझ में आ रही है चीजें तो मैं यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। वेब3 की दुनिया का यही पर्पस है कि हर वीडियो ऐसा हो, हर कंटेंट ऐसा हो कि जब आप उस कंटेंट को सुने तो आप मजबूर हो जाएं सोचने के लिए। आपको अच्छा लगे कि यार ठीक है, कोई तो है जो हमारे तक ये कंटेंट लेके आ रहा है। पसंद आए, प्लीज इसे शेयर करिएगा, ट्विटर पे शेयर करिए, इस कंटेंट के छोटे छोटे वीडियोस निकाल के शेयर करिए। नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन अगर करेंगे तो मेरा तो भला होगा ही, मेरा चैनल ग्रो करेगा, लोगों को इसके बारे में पता लगेगा और लोगों को मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में भी पता लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपका क्या सोच है कि यूएसडी और आईएनआर किस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है? क्या कर सकती है ऐसा? इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं, मैं जाते-जाते ये बोलना चाहूँगा कि लोग कहते हैं, ये तो अच्छी चीज़ भी है ना कि मजबूत अगर हमारी करेंसी इसमें एक फ़ायदा वो भी तो है हमारे, इतना रेमिट जैसे कि फ़ायदे लोग गिनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि रेमिटेंस, जो पैसा लोग बाहर से भेज रहे हैं, तो उनके जो परिवार वाले उनको ज़्यादा आईएनआर मिलेगा। बिल्कुल, रेमिटेंस में डेफ़िनिटली कहीं न कहीं बेनिफिट है। और कई लोग ये कहते हैं कि जो बाहर कंपनीज़ हैं, उनको अब वो यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आईएनआर ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ उनके लिए ज़्यादा वो बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको सस्ते में माल मिलेगा। इस चीज़ में मैं ये सिर्फ़ कहना चाहूँगा कि करेंसी कमज़ोर होने के साथ-साथ इस टाइम मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और मार्केट के ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं ग्लोबली, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये इस वजह से बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतनी चांस नहीं लेते हैं कि वो, क्योंकि उनको जब एक जगह एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर 3% रिटर्न मिल रहा है, तो वो एक सिक्योर रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि उनका फंड ट्रिलियंस में होता है। समझिए बात को, बिलियंस में होता है। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। प्लस आप इस चीज़ को भी समझिए कि अगर कई लोग ये भी कहते हैं कि एक्सपोर्टर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो लेकिन एक्सपोर्टर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इम्पोर्ट भी कर रहा होता है अपने ही माल को बनाने के लिए। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, वो कुछ उनकी जो प्रोसेसिंग है वो बाहर से भी होती है, राइट? कुछ ऐसी हमारे यहाँ पे मशीनरी और हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके अंदर ऑयल बहुत यूज़ होता है। तो अगर मेरा ज़्यादा डॉलर लेके आएगा या ज़्यादा आईएनआर मिलेगा एक एक्सपोर्टर को, तो उसका इम्पोर्ट भी तो महँगा हो गया। तो वहाँ पे वो मिटिगेट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये मैं कुछ 1-2 पॉइंट उनके लिए जो इस सिचुएशन के अंदर भी ऑप्टिमिज़्म ढूँढते हैं। कोई बात नहीं, ऑप्टिमिज़्म रेमिटेंस तक तो मुझे समझ में आती है कि बाहर से कोई पैसा भेज रहा है तो उसके घरवालों को यहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है। बट ये आई थिंक ये बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस है। ओवरऑल किसी भी देश की करेंसी अगर डॉलर के मुकाबले मजबूत होगी तो ही देश जो है वो मजबूत होता है। एंड आई एम श्योर कि ऐसे कई कदम हैं जो गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके उठाएंगे। और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस, कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म अप्रोच यही है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें जो डॉलर्स लेके आए। तो सपोज करो कि अगर अमेरिका को मजबूत बनाया वहां की आईटी कंपनीज ने,
क्योंकि आईटी कंपनीज़ वहाँ की मजबूत हुई, बहुत सारे जो लोग वहाँ के आईटी कंपनीज़ में डिपेंडेंट थे, आईटी कंपनीज़ के जो स्टॉक हैं उसमें इन्वेस्ट करती पूरी दुनिया उसमें इन्वेस्टेड है। तो ऐसे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मजबूत बनाए कि पूरी दुनिया को हमारी आईटी कंपनी से डील करना पड़े, तो आईटी का पार्ट ही है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अगर हम देखें तो ये जो वेब थ्री है ये आईटी का फ्यूचर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर है। अगर वेब थ्री के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अगर बढ़ावा दिया जाता है, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये यहाँ की सिलिकॉन वैली बन जाएगी, राइट? तो काफी सारी कंपनीज जो बाहर की हैं उनको डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे, इंडिया में डॉलर्स लेके आएंगे यहाँ की सर्विसेज को पाने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से भी आप यहाँ पे देश मजबूत तब होता है कि जब यहाँ पे आप वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारे कारखाने ऐसे लगा दो जो कि अमेरिका जिससे डॉलर जनरेट करता है, अगर हम वो इंडस्ट्रीज में लीड करके उन इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लगा दें। और आई थिंक वेब थ्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंडिया का बोलबाला है। पॉलीगॉन को आप देख लो, और जो टैलेंट है वो सारा का सारा जो बाहर जा रहा है वो उसको यहीं पे रिटेन हो जाएगा, और यहीं पे रिटेन होके वो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज, जो जो पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री है, जो डॉलर जनरेटिंग इंडस्ट्रीज है, वो हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व को बहुत वो मजबूत करेगा गोइंग फॉरवर्ड। ये मेरे 2 पॉइंट थे। आई एम श्योर कि मैं तो बोलता ही चला जाऊँगा, बट आई एम श्योर आपको ये कंटेंट पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट ज़रूर करेगा, और कैसा लगा आज का वेब 3 की दुनिया का एपिसोड। प्रणव को मैं भी मिस कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर अ, ये वाला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था ये आपको बहुत पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करेगा। थैंक यू।